सुबह का समय था। चीकू बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी यह देखकर वीरा परेशान हो जाती है और चीकू से जाकर कहती है। चीकू, क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बोला है घर में खेला करो, चलो जाओ घर में। देखो, मैं काम पर जा रही हूँ और मुझे आने में टाइम लगेगा, इसीलिए अब तुम अपने घर में ही रहना। दीदी, मेरे माता पिता तो हैं नहीं, लेकिन आप माता पिता दोनों की तरह मुझे बहुत डांटती हो और हमेशा मुझे पाबंदी में रखती हो। नहीं, मैं सबके साथ खेलूंगा, मुझे नहीं जाना। बात को समझो चीकू, यह दुनिया बहुत खतरनाक है और सबकी नीयत का पता नहीं। कौन कैसी नजर तुम पर रख रहा हो, समझा करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसीलिए कहती हूँ। तुम्हारे माता पिता नहीं है, उसके बाद तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। अंदर जाओ, भगवान के लिए जाओ। ठीक है दीदी, जाता हूँ। चीकू घर के अंदर जाने लगा और वीरा काम के लिए निकल गई। जैसे ही वीरा काम के लिए निकली और चीकू घर के अंदर गया, तभी एक विचित्र प्रकार का आदमी वहां पर आया। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारा चेहरा इतना डरावना क्यों है? तुम अब नहीं बच सकते। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा जो एक दिन में 100 जन्मों जितनी डरावनी होगी। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी अपनी दीदी को बुलाता हूँ। इतना कहकर चीकू बाहर जाता है, पर वहां वीरा नहीं होती, वह जा चुकी थी। तेरी दीदी अब कभी यहां नहीं आएगी, क्योंकि वह काम पर चली गई है और तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। मेरी बरसों की मनोकामना आज पूरी होगी। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं अपनी दीदी का अकेला सहारा हूँ। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी दीदी अकेली कैसे रहेगी? मेरे माँ पिताजी भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैं अपनी इतने सालों की तपस्या ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। रुक जाओ, अभी बताता हूं। वह विचित्र आदमी काला जादू करता है और चीकू एक गुड्डे में बदल जाता है। अब मेरे काले जादू से तुम्हें कोई आजाद नहीं कर पाएगा। मेरी तंत्र विद्या सफल होगी, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। वह तांत्रिक बाबा हंसता है और गुड्डे को वहीं बिस्तर पर रखकर चला जाता है। समय बीतता है। शाम को वीरा काम से वापस आती है। चीकू, चीकू, अरे चीकू कहाँ चला गया? तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चीकू, उसको तो मैं घर पर ही छोड़कर गई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं निकल तो नहीं गया। वीरा चीकू को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और कविता के घर पर जाती है। कविता भाभी, कविता भाभी, आपने मेरे भाई चीकू को देखा है क्या? पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। मैं काम से लौटकर आई तो वह घर पर नहीं था। मुझे आए 1 घंटा हो गया है, पर अभी तक चीकू कहीं नहीं दिखा। कहीं आपके पास तो नहीं आ गया? आपके बेटे के साथ खेलते खेलते हो सकता है आपके घर आ गया हो। मेरे बेटे के साथ? नहीं वीरा, तुम्हारा भाई मेरे बेटे के साथ नहीं खेल रहा था। जब तू काम पर गई थी, उस समय तेरा भाई घर में चला गया था। मैंने तो बस उसे सुबह ही देखा था, उसके बाद नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया। कविता भाभी, चीकू बिना बताए कहीं नहीं जाता। एक काम करो, किसी और के घर जाकर देखो, कहीं और किसी बच्चे के साथ तो नहीं खेल रहा। कई बार बच्चों को खेलने का बड़ा शौक होता है, तो किसी के भी साथ खेलने में मग्न हो जाते हैं। एक बार देखो उसे। हाँ, इसी वजह से मैं भी परेशान हो रही हूँ। जहाँ भी बच्चों को देखता था वहीं खेलने लग जाता था। चलो, मैं आगे देखती हूँ। वह आगे बढ़ती है और आकाश के घर पर पहुंचती है। आकाश भैया, आपने मेरे भाई को देखा है क्या? वह चीकू पता नहीं कहाँ है। सुबह से गायब है, अभी तक लौटा ही नहीं है। कहीं आपके घर तो नहीं आ गया खेलते खेलते? अरे नहीं बहन वीरा, मैंने तेरे भाई को नहीं देखा। हमने तो आज उसे देखा ही नहीं। पता नहीं कहाँ पर चला गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है चीकू। मैंने कितना कहा था घर में रहना, घर में रहना। क्या करूं? वीरा कई घरों में पूछती है, पर किसी को भी चीकू के बारे में कुछ नहीं पता था। वीरा थककर घर पर पहुंच जाती है और बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, हे भगवान,
मैं कहाँ ढूंढूं? पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर चीकू कहीं पर भी नहीं मिला। कहाँ हो चीकू, कहाँ हो, किस हालत में हो? मेरा भाई कभी ऐसे घर छोड़कर नहीं जाता था। हे भगवान, क्या करूं? माँ बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चीकू की रक्षा कभी नहीं कर सकी। वीरा बिस्तर पर गिर जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी गुड्डा बना चीकू यह सब देखकर बहुत रोता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। दीदी देखो, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपके पास में ही हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही हूँ दीदी। उस युवक ने मुझे गुड्डा बना दिया है। दीदी मेरी बात सुनो। दीदी। चीकू की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वीरा कुछ भी नहीं सुनती। वह धीरे धीरे नींद में चली जाती है। अगली सुबह वीरा उठती है और कमरे में नजर दौड़ाती है। उसकी नजर गुड्डे पर जाती है। अरे, आज से पहले तो यह गुड्डा मैंने अपने घर में नहीं देखा। फिर यह गुड्डा यहाँ पर कैसे आ गया? कहीं यह चीकू का तो नहीं है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कभी यह गुड्डा लाकर नहीं दिया। लगता है उसने खुद ही खरीदा होगा। वैसे भी बहुत शौकीन है नई नई चीजें खरीदने का। एक काम करती हूँ, इसको बक्से में रख देती हूँ। जब चीकू मिल जाएगा, उसे यह प्यारा सा गुड्डा दे दूंगी। तभी वीरा संदूक खोलकर उस गुड्डे को अंदर रख देती है। दीदी दीदी, यह क्या कर रही हो? नहीं दीदी, मुझे बाहर निकाल दो। मेरा संदूक में दम घुट रहा है। दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही हो? पर वीरा कुछ भी नहीं सुन पाती। संदूक बंद रहता है। क्या करूं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, जाकर आसपास के गांव में ढूंढकर देखती हूँ। पता नहीं, हो सकता है बच्चों के साथ खेलते खेलते दूसरे गांव में चला गया हो। वह घर से निकल जाती है और पूरा दिन अपने भाई को ढूंढने में गुजार देती है। फिर शाम को थकी हुई घर पर आती है। हर जगह तो ढूंढ लिया आसपास के गांव में, लेकिन चीकू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया? क्या करूं? क्यों मैं उसे छोड़कर काम पर गई? अचानक वीरा को कुछ अजीब महसूस हुआ। यह आवाज कैसी है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई चीख रहा हो। पर घर में तो कोई नहीं है। यह आवाज कौन कर रहा है? लगता है मेरे मन का वहम होगा। उसने धीरे से चारों तरफ देखा। घर में सन्नाटा था। शायद मेरा वहम ही है जिसके लिए मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। एक काम करती हूँ, जब तक चीकू नहीं मिलता तब तक उसके गुड्डे से अपना मन बहला लेती हूँ। जैसा चीकू वैसा ही उसका गुड्डा। जैसे ही वीरा संदूक खोलती है और गुड्डे को बाहर निकालती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दीदी ने मुझे संदूक से निकाल दिया। अब मुझे चैन की सांस आ रही है। देखो तो जरा, इस गुड्डे को देखने में बिल्कुल चीकू जैसा लग रहा है। एकदम प्यारा सा, मासूम सा, वैसी ही आंखें, वैसे ही मुस्कान। चलो, एक काम करती हूँ, इसे ही अपने पास रख लेती हूँ। चीकू की बड़ी याद आ रही है। मुझे क्या करूं? चीकू को तो ढूंढ लूंगी, लेकिन अभी के लिए इसी को ही रख लूंगी। पता नहीं किस हाल में होगा। वीरा गुड्डे को अपने पास रखकर सो जाती है। दीदी दीदी, मुझे इस गुड्डे से बाहर निकालो। मेरा दम घुट रहा है। वीरा को कुछ सुनाई नहीं देता और वह सोती रहती है। तभी रात में चांद की रोशनी गुड्डे पर पड़ती है और उस गुड्डे का आकार बढ़ जाता है। ये क्या? चांद की रोशनी पड़ने से मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं अभी गुड़ा ही हूं और कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूं। दीदी को मैं कैसे बताऊं कि देखो, मैं आपका भाई हूं, आपके पास ही हूं, और आप इतनी परेशान हो। गुड्डा बड़ी आकृति बनाकर वीरा के पास बैठा रहता है। पूरी रात अपनी बहन को देखता रहता है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही चीकू फिर छोटा सा गुड्डा बन जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। रात में चांद की रोशनी में खड़े होकर चांद की रोशनी में अपनी दीदी को देखता रहता है। कहाँ चला गया? मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे चीकू मिला क्यों नहीं? आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को ढूंढ कर ही रहूंगी। इतने दिन बीत गए, लेकिन मेरा भाई अभी तक मिला क्यों नहीं? पता नहीं किस हाल में होगा। तबीयत खराब होगी, कहाँ होगा? क्या करूं? आज तो मैं उसे ढूंढ कर ही लाऊंगी, चाहे जो हो जाए।
वीरा घर से निकल जाती है, तभी वही विचित्र आदमी घर में आता है। तुमने मुझे इस गुड्डे के रूप में क्यों कैद किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम्हें क्या चाहिए है? तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इस रूप से आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बताऊंगा। अब तू इसमें जब तक तड़पेगा और जितना तू तड़पेगा उतना मुझे ताकत मिलेगी और मैं अपनी इच्छा जल्द पूरी कर सकूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। चीकू फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और विचित्र आदमी गायब हो जाता है। इतने में वीरा घर आती है। मेरा भाई मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे भाई की कमी थोड़ी कम महसूस होती है। चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगी। तुम्हें भी मेरे भाई की याद आती होगी ना, तुम्हारे साथ खेलता होगा, तुम्हारा भी मन बहलाना होगा, है ना? चलो भाई, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। वह चीकू को सिरहाने रखकर सो जाती है। तभी आधी रात में फिर चांद की रोशनी उस पर पड़ती है और चीकू बड़े आकार में आ जाता है। घर के सामने वही विचित्र आदमी खड़ा होकर देखता है। हाँ, अब सही वक्त है, मैं जाकर अब उससे बात करूंगा। तुम अब क्यों आए हो? मैं देखने आया था कि मैंने जो चाहा और हो रहा है। यानी चांद की रोशनी पड़ते ही तुम्हारा आकार बढ़ा और सूरज की रोशनी पड़ते ही तुम्हारा आकार छोटा हो रहा है। अब मेरी शक्ति सच में ज्यादा होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। वीरा को नींद में चीकू की आवाज सुनाई दी। अरे, मुझे ये चीकू की आवाज आ रही है। चीकू, चीकू। वह उठकर आवाज के पीछे घर के बाहर आई। तभी उसे चीकू खड़ा दिख गया। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं तो तुम्हें कई दिनों से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। भाई, तुम कहाँ चले गए थे? चलो, घर के अंदर चलो। तभी विचित्र आदमी चीकू को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। नहीं, तुम कौन हो? मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे दे दो मेरे भाई को। भगवान के लिए मेरे भाई को मुझे दे दो। ऐसा मत करो, रुको 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 रुको। वह विचित्र आदमी के पीछे भागती है। वह आदमी घने जंगल में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। ये क्या था? ये क्या था? वह आदमी कौन था? ये कहाँ गायब हो गया? मैं चीकू को कैसे ढूंढूंगी? भगवान, ये हो क्या रहा है? वह थोड़ी देर परेशान होकर ढूंढती है और वापस घर लौट आती है। वही विचित्र आदमी गुड्डे को लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है और उसे संदूक में डाल देता है। यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो, मुझे संदूक में मत डालो। अब मैं तुझे इस संदूक से बाहर नहीं निकाल सकता हूं। चीकू, मैंने तुम्हें इतने दिनों से तेरी बहन के पास इसलिए छोड़ा था ताकि तेरी बहन तेरे जैसे गुड्डे की आदत डाल ले और इस गुड्डे से उसे मोह प्रेम हो जाए। जब तू उससे जुदा होगा तो वह तुझे ढूंढने के लिए पागल हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बहन पर इतना जुल्म मत करो, वह बहुत भोली है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस, अब एक शब्द नहीं चीकू, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। सुबह होते ही वीरा घर से निकल पड़ती है और गांव-गांव घूमते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। क्या करूं? पूरे गांव में ढूंढते ढूंढते अब जंगल तक आ गई हूँ, पर मेरे भाई का कोई अता पता नहीं चला। हे भगवान, क्या मेरा भाई मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? पता नहीं कहाँ गायब हो गया है वह। और वह आगे बढ़ती है। तभी उसे एक साध्वी दिखाई देती है। अरे, ये कौन घने जंगल में अकेली बैठी है? जरूर कोई साध्वी होगी। मुझे इसके पास जाकर अपने भाई के बारे में पूछना होगा। वह साध्वी के पास जाती है। तभी साध्वी आंखें खोलती है। तू यहाँ क्या करने आई है? जहां से आई है वहीं लौट जा। तेरी मौत तेरे काफी करीब है। आपको कैसे पता कि मेरी मौत मेरे करीब है? मैं तो बस अपने भाई को ढूंढ रही हूँ।
काफी दिन हो गए हैं, वह गायब है। क्या आपको पता है कि मेरा भाई कहाँ है? पता है तो बताइए। मैं एक नेक रूह हूँ। मैंने सनातन का मार्ग अपनाया है, जो सबसे अलग है। पर तेरे दुख ने मुझे हिला दिया। मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं काली शक्तियों का पता नहीं लगा सकती। पर हाँ, आगे जाने पर तुम्हें एक घने वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा मिलेंगे। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वीरा वहां से आगे चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक वृक्ष के नीचे साधु बाबा तप करते हुए मिलते हैं। साधु बाबा प्रणाम। बोलो बेटी, क्या हुआ? बाबा, एक साध्वी माता ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ बेटी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया है कि तुम्हारे भाई पर एक दुष्ट शक्ति का कब्जा है और वह अब कभी भी आजाद नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ऐसा मत बोलो साधु बाबा। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस दुनिया में मेरे पास बस वही तो है। मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। बताइए ना साधु बाबा, मैं क्या कर सकती हूँ? तेरा भाई वहां है, जहां आसमान में चमकता हुआ ध्रुव तारा, जहां पर जाकर तुझे दिखना बंद हो जाए, वहां एक गुफा दिखाई देगी। वहीं पर वह कैद है। बताइए ना साधु बाबा, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। न मेरे पास कोई साधन है, न ही कोई अपना है। कुछ बताइए। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती है तो और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं अपने भाई को जरूर बचाऊंगी। चाहे मौत ही क्यों न मिले, मैं अपने भाई को जरूर बचाऊंगी। याद रखना, जब तुम्हें ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाए तभी रुकना। अगर तुम बीच में रुक गई तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी। ठीक है साधु बाबा, मैं बीच में नहीं रुकूंगी। वीरा वहां से निकल पड़ती है। दिन बीत जाता है, रात होती है। भयंकर आवाजें आती हैं, लेकिन वह बिना डरे चलती रहती है। वह थककर कमजोर हो जाती है पर रुकती नहीं। तभी आगे बढ़ते हुए वह एक जगह गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। हे भगवान, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मुझे अपने भाई तक पहुंचना ही है। वह जैसे तैसे उठती है और चलती रहती है। सुबह से रात हो जाती है। आधी रात को शेर की दहाड़ सुनाई देती है। कुछ देर बाद वह गुफा के पास पहुंच जाती है और वह तारा दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यही है वह गुफा जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाती है, उसे दिखाई देता है कि गुफा के अंदर एक चमकदार महल है। ये क्या? बाप रे! ये जगह तो किसी सपने जैसी है। कांच का महल गुफा के अंदर कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। गुफा के अंदर ये कांच का महल, यानी मेरा भाई इसी महल में कैद है। पर मेरे मासूम से भाई से भला किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, जो उसे इतना दूर और इस गुफा के अंदर एक कांच के महल में कैद करके रखेगा? अगर वह शख्स एक बार मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो, मुझे आगे चलना चाहिए। कहाँ है चीकू? वीरा कांच के महल के द्वार के सामने जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक मछली जैसी प्राणी आती है, जो आधी इंसानी रूप में थी। कौन हो तुम? कौन हो? मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। तू यहाँ क्या करने आई है? चलो, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। नहीं, मुझे इस महल के अंदर जाना है। मेरे भाई को किसी ने इस महल के अंदर कैद कर रखा है और मैं अपने भाई को वापस लेकर ही जाऊंगी। मुझे अंदर जाने दो। तू अंदर नहीं जा सकती। यहाँ जाने से पहले तुझे मौत से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा महल है? नहीं, ये महल मेरा नहीं है, बल्कि मेरे मालिक का है। मैं तो बस इस महल की पहरेदारनी हूँ। कोई भी मेरी मर्जी के बिना इस महल में नहीं जा सकता, समझी? देखो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। बस मुझे मेरे भाई को छुड़ाना है। पता नहीं बेचारा कितने दिनों से यहाँ कैद है।
लेकिन गुफा के अंदर इतना शानदार कांच का महल, और ऊपर से तुम्हारा मालिक। आखिर वह कौन है? इंसान है या कोई राक्षस? पता नहीं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अपने भाई को छुड़ाना है। बस मुझे जाने दो। अच्छा, तुम मुझसे बातें निकलवाना चाहती हो? भूल जाओ कि तुम मुझसे कोई जानकारी हासिल कर पाओगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। ठीक है, तुम ऐसी भी बात करती हो, पर मुझे अंदर जाना ही है, चाहे जो कीमत देनी पड़े। अब बताओ। ठीक है, मैं तुझे अंदर जाने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर तू असफल रही और अपने भाई को नहीं बचा पाई तो तू मेरा भोजन बनेगी। ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये शर्त मंजूर है, बस अब मुझे अंदर जाने दो। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, जाओ। हे भगवान, यह महल तो बड़ा ही विचित्र है। अंदर से कितना सुंदर दिखता है। पता नहीं इसका मालिक कैसा होगा। तभी वीरा को सिंहासन पर बैठा विचित्र आदमी दिखाई देता है। आखिर तुम आ ही गई। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? और क्या तुम ही इस महल के मालिक हो? मेरा भाई कहाँ है? तुमने उसे क्यों बंदी बनाया है? मुझे मेरे भाई को वापस कर दो। मैं तुम्हारे भाई को वापस नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई तो एक गुड्डे में बदल चुका है और अब वह इस दुनिया में है भी नहीं। मैंने उसे पाताल लोक भेज दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मेरे भाई को मुझे वापस कर दो। उसे पाताल लोक क्यों भेजा? आखिर तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी थी कि उसे भेज दिया? तुम दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मेरे एक आदमी की मौत हो गई थी और उसे मारने वाला मैं खुद था, क्योंकि उसने मेरे नियम तोड़े थे। वहां का एक नियम है कि न वहां एक व्यक्ति ज्यादा दिनों तक रह सकता है और न ही एक व्यक्ति कम। इसलिए उसकी जगह मुझे किसी और की आत्मा चाहिए थी और मैंने तुम्हारे भाई को गुड्डा बनाकर वहां भेज दिया। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में सबको छोड़कर तुम्हें मेरा ही भाई मिला? हम दोनों अकेले थे, एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे का परिवार थे। न माँ बाप थे न कोई रिश्तेदार। हमारे ऊपर तो दया खा लेते। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब मैं धरती लोक पर आया तो सबसे पहली नजर मेरी तुम्हारे भाई पर गई, जो बिल्कुल पाताल लोक के लड़कों जैसा दिख रहा था। इसलिए मैंने उसे गुड्डा बना दिया। तभी नीला पंछी विचित्र आदमी के पास आकर उसके कान में धीरे से कहता है। मालिक, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने तो कहा था चीकू को गुड्डा बनाकर वीरा के पास रखेंगे ताकि उसे उसकी आदत हो जाए। हर रात वह गुड्डा असली रूप में आता था और सुबह फिर गुड्डा बन जाता था। आपने ही कहा था जब वह उसे खोजने आएगी तब वह खुद आपकी गिरफ्त में आ जाएगी। चुप हो जाओ। जब मैं बोलने को कहूं तभी बोलना। अभी चुप रहो। यह मालिक इस नीले पंछी से क्या बातें कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या फैसला है? तुम क्या करना चाहती हो? अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ और उसे वापस लाना चाहती हूँ। तो तुम्हें इसके लिए पाताल लोक जाना होगा। मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैं पाताल लोक कैसे जा पाऊंगी? यह जो मेरे पास नीला पंछी है, इसका गला मरोड़ दो और इसका खून पी जाओ। तभी पाताल लोक का द्वार खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं किसी का खून कैसे पी सकती हूँ? मैं इंसान हूँ। तो भूल जाओ कि तुम कभी पाताल लोक जा पाओगी। मालिक, मैं आपका वफादार सेवक हूं। आप उससे यह क्यों कह रहे हैं? पाताल लोक जाने का दूसरा रास्ता भी तो है। आप उसे वह क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि मैं दूसरी सेविका चाहता हूं। तुम्हें अब अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने इतने साल आपकी सेवा की है और अब आप मुझे यह सजा दे रहे हैं? मुझे तुम जैसे सेवक 1000 मिल जाते हैं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बदला लेना होगा। तभी नीले पंछी ने अपनी शक्ति से वीरा के कानों में आवाज भेजी। वीरा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें पाताल लोक जाने का दूसरा रास्ता बता दूंगा।
बस तुम झूठ मूठ का नाटक करो और मुझे यहां से बाहर ले चलो, क्योंकि मैं इतने सालों से इसका वफादार रहा हूं और यह मुझे मारने की फिराक में है। ये कैसी आवाज मेरे कानों में आ रही है? और ये पंछी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? हो न हो इस नीले पंछी के पास भी कोई शक्ति है। अगर अपने भाई को बचाना है तो इस नीले पंछी को मारो। वीरा झूठ मूठ में पंछी का गला दबाने लगी, रोने लगी। मैंने यह क्या कर दिया? मैंने यह क्या कर दिया? ऐसा नहीं करना चाहती थी मैं। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने अपने भाई के लिए तुम्हें जान से मार डाला। बहुत अच्छा, अब इसका खून पीकर पाताल लोक चले जाओ और अपने भाई को बचा लो। वीरा नीले पंछी को लेकर महल से बाहर गई। धन्यवाद बहन, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना वह मुझे मार देता। अब तुम मुझे जल्दी से पाताल लोक का रास्ता बताओ। तुमने अपना वादा निभाया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, तुम वह मंत्र बोल देना, पाताल लोक का दरवाजा खुल जाएगा। नीले पंछी ने वीरा के कान में वह मंत्र बताया। जैसे ही वीरा ने वह मंत्र पढ़ा, तेज रोशनी फैल गई और पाताल लोक का दरबार खुल गया। वीरा और नीला पंछी पाताल लोक के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। फिर भी वीरा आगे बढ़ती गई और अंदर जाकर उसे एक गुड्डा दिखाई दिया। दीदी, आप यहाँ आ गई। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं आपसे अब दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक है ना तू? चीकू, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई थी। उस विचित्र आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ दीदी, मैं बहुत दिनों तक आपके ही घर में था और आपके सिरहाने के पास जो गुड्डा रखा था ना, कोई और नहीं, मैं ही था। हर रात मैं चीकू बनता था और आपसे बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन उसने मेरी जुबान पर अपने मंत्रों से ताला लगा दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता था। मुझे यहां से ले चलो दीदी, मुझे बहुत डर लगता है। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें यहाँ से लेने ही आई हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। कोई भी हम दोनों भाई बहनों को अलग नहीं कर सकता। तुम किसी गलत फहमी में हो वीरा। मैं इस मालिक के साथ इतने वर्षों से वफादार रहा हूं, तो अगर वह मुझे मारने का आदेश दे सकता है तो तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने दे? ऐसा संभव नहीं। उसने खुद कहा है, पाताल लोक में कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता। अगर तुम अपने भाई को लेकर चले गई तो यहां एक आदमी कम हो जाएगा, इसलिए वह तुम्हें यहां से जाने नहीं देगा। नहीं, मैं अपने भाई को लेकर ही जाऊंगी। मालिक ने कहा था कि वह मुझे रास्ता दिखाएंगे, मैं उस पर यकीन करती हूँ। ठीक है, अपने भाई को उसे मालिक के पास लेकर मत जाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो वह उसे कभी ठीक नहीं होने देगा। तुम पाताल लोक के दूसरे रास्ते से निकल जाना। नहीं, मैं अपने भाई को दूसरे रास्ते से नहीं ले जा सकती हूँ। वह अभी भी गुड्डे के रूप में है। उसे इंसान बनना है और उसके लिए मुझे मालिक के पास ही जाना होगा। मेरी बात मान ले, मैंने तुझे यहां तक लाने का रास्ता दिखाया है। अब तू किसी तरह यहां से निकल जा। अगर आज तू यहां से बाहर निकल गई तो मैं भी आज हमेशा के लिए पाताल लोक से मुक्त हो जाऊंगा। मुझ पर भरोसा रख। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। चल, अब चलते हैं। तभी वीरा, चीकू और नीला पंछी वहां से बाहर आ गए। जैसे ही वे पाताल लोक के दरवाजे पर पहुंचे, वहां एक भेड़िया आ गया। रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अभी मालिक को बुलाता हूँ, वह जान जाएगा कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। सुनो दोस्त, हमें जाने दो। ये लड़की बहुत मजबूर है। ये अपने भाई को इस गुड्डे से आजाद कराकर इंसान बनाना चाहती है। उसे मत रोको। तुम भी कभी मालिक के वफादार सेवक थे, तो तुम ही बताओ कि मैं इन्हें कैसे जाने दूं। मैं कितना वफादार था, फिर भी मालिक ने मुझे मारने का आदेश दे दिया। देखो, वह तेरे साथ भी यही करेगा। अगर अपना भला चाहता है तो हमारे साथ चल। यहां सबको सिर्फ मौत मिलती है और कुछ नहीं। हाँ, कह तो तू सही रहा है। मैंने भी देखा है कि मालिक ने अपने कई सैनिकों को मरवा दिया। अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। देखो, अब हम धरती लोक आ गए, पर मैं अपने भाई को कैसे ठीक करूं?
वह अभी भी गुड्डे के रूप में है। बताओ मुझे। तुम्हें अपने भाई को आज ही ठीक करना होगा। आज पूर्णिमा की रात है। अगर यह आज ठीक नहीं हुआ तो कभी भी ठीक नहीं होगा। हाँ नीले पंछी, तेरे पास तो दिमाग है, कुछ तो उपाय तू जरूर जानता होगा। बता बता। हाँ, मुझे याद है। मैंने पहली बार अपने मालिक को किसी गुप्तचर से बात करते सुना था। पाताल लोक का असली मालिक, जो इससे पहले था, उसने इस मालिक को गलत रास्ते पर जाने का अंदेशा लगाकर एक ताबीज कोहिनूर के पत्थर के नीचे दबा दिया था। अगर इस मालिक का अत्याचार बढ़ जाए तो इस ताबीज से उसे नष्ट किया जा सकता है। उसके नष्ट होते ही तुम्हारे भाई का यह जादू भी टूट जाएगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। लेकिन वह कोहिनूर का पत्थर मिलेगा कहाँ? और वह ताबीज दिखेगा कहाँ? जो भी हो जाए, मैं वह ताबीज जरूर हासिल करूंगी। बस यह बताओ कि वह कहाँ है। यही पास में ही होगा। पहले मालिक ने वह ताबीज कहीं छुपाया होगा। हमें ढूंढना होगा। वे सारे मिलकर ताबीज खोजने लगे। तभी वीरा की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। यह वही है। जल्दी से इसको हटाओ। इसके नीचे ही ताबीज छिपा हुआ है। वीरा ने जल्दी से पत्थर हटाया। अंदर से एक सुनहरी रोशनी के साथ ताबीज दिखाई दिया। अरे देखो तो, यह पत्थर कितना चमक रहा है। शायद यही कोहिनूर का पत्थर है। देखो, चांद पूरी तरह निकल चुका है। अब इस ताबीज को चांदनी में रखो और अपने भाई के गले में डाल दो। इससे वह गुड्डे से इंसान बन जाएगा और मालिक हमें कभी भी नहीं देख पाएगा। फिर वीरा ने जल्दी से वह ताबीज चीकू के गले में डाल दिया। अचानक तेज रोशनी फैली और चीकू अपने असली रूप में बदल गया। दीदी, मैं फिर से इंसान बन गया। आपने कर दिखाया मेरी दीदी। मेरे भाई, बहुत दिनों बाद तुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अब मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। भाई, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। कभी भी मालिक यहाँ आ सकता है। तभी एक घनी रोशनी फैली और वहां वह विचित्र आदमी प्रकट हुआ। तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पाताल लोक से भागने की, मेरे जादू को तोड़ने की? अब तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। अब बहुत हो गया। तेरी शक्ति अब किसी काम की नहीं रहेगी। चीकू, ताबीज को उसके सामने कर। चीकू ने ताबीज उठाकर उस विचित्र आदमी के सामने कर दिया। चांद की रोशनी ताबीज पर पड़ी और तभी प्रकाश निकला। वह विचित्र आदमी चीख पड़ा और जलकर भस्म हो गया। तूने बहुत अच्छा काम किया वीरा। और चीकू, अब यह मालिक हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब मैं और मेरा दोस्त पाताल लोक वापस जाएंगे ताकि वहां फिर से शांति लौट सके। हाँ दोस्तों, मालिक नहीं रहा तो हमें वहां जाना होगा। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। चलो दोस्त, चलें। दोनों कितने अच्छे थे। मुझे उनकी बहुत याद आएगी। अगर कभी हमसे मिलना हो तो उस गुफा में आ जाना, वहीं चले आना। जरूर दोस्त, हम जरूर आएंगे। अलविदा।